करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वीडियो में हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा तरोताज़ा हो जाएं। उसके बाद हम आएंगे एडवांस्ड क्वेश्चंस पे। तो यार लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यार पहले सवाल में ये कह रहा है कि एक पोटेंशियल 20 वोल्ट का अप्लाई किया गया है किसी रजिस्टर के अक्रॉस। कुछ इस तरह से कि भाई इस रजिस्टर का जो कंडक्टेंस है वो आपको दिया गया है 8 पर ओम। तो भाई सिंपली आपको यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर आई की वैल्यू बतानी है। तो यार वीडियो को पॉज करो, सोचो पुराने कॉन्सेप्ट्स को, याद करो कि आपने क्या क्या सीखा था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। फिर देखते हैं ये सवाल सबसे बन पाता है या नहीं। काफ़ी आसान सा सवाल है। इसमें हमें पोटेंशियल दिया गया है और कंडक्टेंस दिया गया है। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो यार V इज़ इक्वल टू आई आर, तो किसको नहीं पता होता? सबको पता होता है। तो अगर हमें I निकालना है तो हमें सिंपली V अपॉन आर करना होगा या फिर V इंटू 1 अपॉन आर। और भाई यहाँ पे सिंपली 1 अपॉन आर की वैल्यू सीधे सीधे दी गई है। तो I दैट इज़ द करंट पासिंग थ्रू दिस रजिस्टर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज 20 इंटू 8 दैट इज़ 160 एम्पियर एंड दैट्स द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस सवाल में 2 वायर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि दोनों ही वायर जो हैं वो सेम डायमेंशंस के हैं। अगर दोनों की रेजिस्टिविटी ρ1 और ρ2 दी गई है तो यार अगर इन दोनों वायर को हम इस पॉइंट के ज़रिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐड कर दें तो भाई इस फाइनल वायर का जो रो नेट है वो आपको बताना है। तो गाइस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये सवाल भी सबसे हो जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी बेसिक सा सवाल है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है ये सवाल। तो यार आप लोगों को पता होगा कि अगर सेम डायमेंशन है तो यानी कि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ए एज्यूम कर लें और दोनों ही वायर की लेंथ को अगर हम एल कंज्यूम कर लें तो ρ1 और ρ2 को हम लिख सकते हैं। ρ1 को क्या लिख सकते हैं? ρ1 को लिख सकते हैं रेजिस्टेंस आर इंटू ए अपॉन सम एल, इसको हम R1 बोल देते हैं, और इसको ρ2 को लिख सकते हैं R2A अपॉन सम L। ठीक है भाई। तो यार अब हमें पता है कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंसेस को हम सीधे ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम इसको और इसको सीधे ऐड कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा R1 प्लस R2 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? R1 प्लस R2 टाइम्स A अपॉन L इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2। ठीक है भाई। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो तो हमें पता चल गया, R1 प्लस R2। एरिया क्या होगा? A। लेंथ हो जाएगा 2L। तो इसके लिए अगर हम रो नेट का एक्सप्रेशन लिखें तो रो नेट को हम क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 इंटू A अपॉन 2L। ठीक है भाई। तो यहाँ से और अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपैरिजन करें तो अगर दोनों तरफ हम हाफ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला जो पार्ट है वो रो नेट हो गया। तो इसका मतलब रो नेट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? ρ1 प्लस ρ2 बाई 2 एंड दैट्स आवर आंसर। तो भाई आपको ये ध्यान देना था कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस इक्वेशन को और इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दिया तो R1 प्लस R2 आ गया। यही है अपना रो नेट जो यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो यार उम्मीद है ये सवाल सबसे हो गया होगा। अगर आपको इस फॉर्मूला पे क्लैरिटी है दैट इज़ रो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। प्रेटी सिंपल। तो भाई इसी फॉर्मूला पे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वायर है, अगर उस वायर को हम n टाइम्स इट्स लेंथ स्ट्रेच कर दें तो आपको बताना है कि जो न्यू रेजिस्टिविटी आएगी रो डैश वो क्या होगी। इनिशियल रेजिस्टिविटी रो है। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो कैसे हमें पता है कि रेजिस्टिविटी को हम लिखते हैं रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है भाई। पर भाई हमें पता है
कि अगर किसी भी वायर को हम n टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं तो यार वायर तो वहीं रह गया, और रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। तो भाई क्या किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की। तो यार अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी और फाइनल रेजिस्टिविटी भी रो होगी। तो यार ये सवाल एक अच्छा सवाल नहीं रहा। इस सवाल में थोड़ी बदलाव करते हैं। एक काम करते हैं कि अगर इनिशियल रेजिस्टिविटी रो दी गई है और n टाइम्स लेंथ अगर हम बढ़ा दें तो ये बताओ कि जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R है तो भाई चलो इसे देखते हैं। तो गाइज़ R को हम क्या लिख सकते हैं? R को हम लिख सकते हैं रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है भाई, रो कांस्टेंट होगा इनिशियली भी फाइनली भी। तो अगर हम R डैश पहले से लिखें जो कि है फाइनल रेजिस्टिविटी, तो उसे क्या लिख सकते हैं? रो इंटू सम नया लेंथ एल डैश अपॉन सम नया एरिया ए डैश। ठीक है भाई, हाँ। अब हमें एल डैश और ए डैश की बात करनी है। तो यार एक बात और कि इस वायर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होगा, इसका मतलब एरिया इंटू एल कांस्टेंट होगा। तो अगर यहाँ पे एरिया इंटू एल कांस्टेंट है और कह रहा है कि भाई जो फाइनल लेंथ है वो क्या है? वो है n टाइम्स द लेंथ, मतलब n इंटू एल। तो ये बताओ एरिया क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एल डैश एन एल है तो ए डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए टाइम्स एन। तभी तो फाइनल प्रोडक्ट एल डैश ए डैश भी n इंटू एल के बराबर आएगा, दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी। ठीक है भाई, तो अगर यहाँ पे हम एल डैश और ए डैश की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा? रो इंटू n टाइम्स ऑफ l अपॉन a अपॉन l। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर बाहर रो इंटू एल अपॉन a। अब हम यहाँ पे रो एल अपॉन a को सब्स्टिट्यूट कर देंगे r से, तो भाई जो r डैश की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी n स्क्वायर टाइम्स r। तो भाई ये हो गया अपना आंसर कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा अगर किसी वायर को आप n टाइम्स स्ट्रेच करते हो। तो रेजिस्टिविटी, भाई रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल वही है, इसीलिए रेजिस्टिविटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आई एम प्रेटी श्योर कि अब तक तो आपके सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में। ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो भाई अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी पे तो फ़र्क नहीं आएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज ना होइएगा। क्वेश्चन जैसे आते हैं भाई कि बोल देगा कि हाँ ये है आपका इनिशियल रेजिस्टिविटी, n टाइम्स अगर हम लेंथ के साथ छेड़खानी करें तो क्या होगी? फाइनल रेजिस्टिविटी। सिंपल सी बात है भाई, मटेरियल वही है। तो इतना आप श्योर रहिए अपनी तरफ से, अपने कॉन्सेप्ट्स पे आप श्योर रहिए, डगमगाइए नहीं, अदरवाइज टाइम लॉस होगा। फाइनली आपको तो इसी आंसर पे आना है, क्योंकि आप कुछ भी तरह बदलाव कर दो आंसर तो यहीं आएगा। तो आप इतना अगर श्योर हैं कि भाई हाँ मुझे पता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो आप ऐसे घटिया से सवालों में फंसोगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। तो भाई इस सवाल में एक करंट का आदान प्रदान किसी सर्किट में, उसका डायग्राम दिखाया गया है कुछ इस तरह से। तो भाई ये रहा वो आदान प्रदान, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 1 एम्पियर इधर जा रहा है, यहाँ पे 1.3 एम्पियर करंट इधर जा रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ से कितना करंट पास करेगा। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे आपको किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन यूज़ करना है और करंट को कंजर्व कराना है। तो भाई लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो जैसे कि मैंने हिंट दिया कि आपको करंट कंजर्व कराना है, तो इसका मतलब कि जितना करंट आ रहा है यहाँ से आगे जा कर के यहाँ से उतना ही करंट निकलना पड़ेगा, क्योंकि बीच में करंट कहीं गायब तो हो नहीं जाएगा। तो ये देखते हैं, तो यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ से 2 एम्पियर आया, इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट से आगे 4 एम्पियर करंट जा रहा है। पर भाई जैसे ही वो यहाँ पहुँचता है 1 एम्पियर इधर निकल लिया, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 3 एम्पियर करंट बचा। पर यहाँ पे एक बार और 1.3 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 माइनस 1.3 कितना आएगा? 1.7। तो यहाँ पे 1.7 एम्पियर करंट है, यही करंट इस पॉइंट से निकलेगा और आई की वैल्यू हो गई 1.7 एम्पियर। तो ये काफ़ी आसान सवाल था, कंजर्वेशन ऑफ करंट करना था आपको। किरचॉफ्स लॉ, भाई इसी को किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं कि अगर किसी जंक्शन पे नेट करंट 0 होगा, तो अगर यहाँ 4 एम्पियर दिखाया तो अगर आप देखो तो भाई इनकमिंग करंट कितना है, इस जंक्शन की तरफ कितना करंट आया? 4 एम्पियर। इस जंक्शन से आगे कितना करंट गया? 4 एम्पियर। तो नेट करंट क्या हो गया जंक्शन पे? 0, क्योंकि करंट यहाँ पे एक्यूमुलेट तो नहीं होगा ना। हाँ भाई एक्यूमुलेशन की तो बात की नहीं जा रही। एक और बेसिक सा सवाल करते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको 2 बल्ब्स दिए गए हैं। ये रहे 2 बल्ब्स,
बल्ब 1 और बल्ब 2। तो बल्ब 1 और बल्ब 2 के रेटिंग्स के बारे में कहा जा रहा है कि भाई बल्ब 1 की जो रेटिंग है वो है 25 वाट 220 वोल्ट, और बल्ब 2 की जो रेटिंग है वो है 100 वाट और साथ में 220 वोल्ट। तो आपको बताना है कि इन दोनों केसेस में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हाँ भाई, तो यार हमें पता है कि एक एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर इज़ इक्वल टू पोटेंशियल स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो यार यहाँ से रेजिस्टेंस अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो भाई आसान सा सवाल है, इन दोनों केसेस में आपको सिंपली दोनों ही जगह पे रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालूँ तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर दैट इज़ 220 इंटू 220 अपॉन आर, सॉरी अपॉन पी 25। और यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे भी वही है 220 इंटू 220 डिवाइडेड अपॉन बाई 100। तो यार अब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे बताना है कहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो भाई ऊपर का न्यूमरेटर दोनों में सेम है, तो भाई जिसका नीचे वाला पार्ट यानी कि जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, इस भाई का रेजिस्टेंस ज़्यादा है इससे। तो ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। आसान सा सवाल था, सबसे हो जाना चाहिए था, क्योंकि यार सिर्फ इसी का खेल था इसमें। R इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वैसे मैं बता दूं कि इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पावर इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। कैसे भाई, आपको पता है कि V को आप आई आर लिखते हो, तो V की जगह आप आई आर लिखो तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सिंपली आ जाएगा इसके बराबर, पावर इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या इस वीडियो के सारे सवाल आपसे हो गए, क्योंकि भाई काफ़ी आसान सवाल मैंने चुना था इस वीडियो के लिए। तो यार इस वीडियो के तो सारे सवाल आपसे होने ही पड़ेंगे। अगर इस वीडियो में भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो भाई बात थोड़ी चिंता की है। अभी भी समय है भाई, थोड़ा और पढ़ लो, लिख लो थोड़ा। जेईई मेंस भी अब तो नज़दीक है। इस टाइप के सवाल अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो ये टॉपिक तो आपका ख़तरे में है भाई। तो या तो इस टॉपिक पे प्रॉपर तरीके से मेहनत कर लो या फिर छोड़ दो, पर मैं तो कहूँगा कि मेहनत कर लो, क्योंकि आसान टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आसान ही आते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। तो खैर भाई चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और सवाल के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन।